राहुल गांधी को चीन पर दिए गए बयान को लेकर हड़काया है, जिसके अंदर कोई और देश की सेना आई 1200 स्क्वायर किलोमीटर ले गई और कायर प्रधानमंत्री कहता है कि इस देश की जमीन किसी ने नहीं ली। आप कैसे भारतीय हैं कि आप इस तरह का बयान दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है राहुल गांधी को कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। जानबूझकर वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हमारे जो दुश्मन देश है वहां पसंद किया जाता है। ऐसा आप हलफनामा दे रहे हैं कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं इसी इकोनॉमी लगातार, केवल राहुल गांधी नहीं, पूरा गांधी परिवार। आपने एक बार ये नहीं पूछा कि पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट्स गिरे? कोई थर्ड पर्सन आकर के कह देगा तो भारत ऑपरेशन रोक देगा। 1 इंच भी जमीन नहीं गई। ये बात तो संसद में खड़े होकर के भाई कह रहे हैं। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। देश का सुप्रीम कोर्ट भी आपके देश प्रेमी होने पे संदेह जता रहा। आप ये साबित करने पे तुले हुए हैं कि जो चीन की सेना है भाई वो हमारी सेना से ज्यादा मजबूत है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है और फटकार इस बात पर लगी है और नसीहत दी गई है कि जरा बोलिए तो कुछ सोच समझ के बोलिए, यूं ही कुछ मत बोलिए। और बोलने के लिए सोशल मीडिया नहीं है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, विपक्ष के नेता हैं तो देश की संसद में बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चीन पर दिए गए बयान को लेकर हड़काया है, जिसमें राहुल गांधी ने, राहुल भाई, ये कहा था कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन जो है चीन ने कब्जा ली। कोर्ट ने पूछा कि ये जो बयान दे रहे हो कोई तथ्य है, कोई सबूत है, कैसे पता है? और अगर नहीं पता है तो इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए आपको। आप कैसे भारतीय हैं? सबसे बड़ा सवाल कि आप कैसे भारतीय हैं कि आप इस तरह का बयान दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे पूछा, इफ यू आर ए ट्रू इंडियन, सच्चे भारतीय हैं, यू वुड नॉट से दिस। थी, मैं आपको गारंटी करके बोल रहा हूं, चाइना में इतना दम नहीं था कि वो हमारे देश के अंदर एक कदम डाले। आज देखिए, बात समझिए, दुनिया में एक ही देश है। आज पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसके अंदर कोई और देश की सेना आई 1200 स्क्वायर किलोमीटर ले गई और कायर प्रधानमंत्री कहता है कि इस देश की जमीन किसी ने नहीं ली। एक ही देश है भैया, पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसकी जमीन हड़पी गई है, हिंदुस्तान। और ये अपने आप को देशभक्त कहते हैं। प्रधानमंत्री अपने आप को देशभक्त कहता है और पूरा देश जानता है कि चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर। कैसा देशभक्त है ये? मैं आपको बता रहा हूं, हमारी सरकार होती ना, उठा के फेंक देते चाइना को बाहर। 15 मिनट नहीं लगते उठा के हमारी सेना, हमारी वायुसेना उठा के चाइना को 100 किलोमीटर पीछे कर देती। मतलब इसमें इस प्रधानमंत्री में, मैं बता रहा हूं आपको, बात समझो, ये प्रधानमंत्री देश की शक्ति को नहीं समझता, ये किसान की शक्ति को नहीं समझता, ये मजदूरों की शक्ति को नहीं समझता, ये हिंदुस्तान की शक्ति को नहीं समझता। अगर आप सच्चे भारतीय हैं आप ये कह ही नहीं सकते। लेकिन राहुल गांधी तो जो सवाल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, पिछले कई साल से इस तरह की कई बार बात करते हैं जिसमें लगता है कि पता नहीं भारतीय हैं नहीं है, भारत से प्रेम है नहीं है। ये तो हम लोगों के मन में भी सवाल आता है। अभी जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डेड इकोनॉमी, वो जिस खुशी से भारत में बता रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है, वो नेता जो 2019 में 5 करोड़ का इन्वेस्टर था शेयर बाजार में, 2024 में हलफनामा दे रहा है कि हमने अब जो है 2024 में 8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट शेयर बाजार में कर दिया। कम से कम अपनी ही बात पर रह जाते। लेकिन जो बात लोगों के मन में आ रही थी वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है राहुल गांधी को कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। राहुल भाई, देखिए प्रकाश भाई, राहुल गांधी जी आज से नहीं इस बात को कह रहे हैं। उस समय तो वो नेता विपक्ष भी नहीं थे, उनकी पार्टी के पास में इतनी सीट ही नहीं थी, लेकिन उनका ये कहने का सिलसिला ये लगातार जारी है। वो देखिए
कोशिश ये करते हैं कि कैसे ना कैसे करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जाए, भले ही उसके पीछे सच हो, भले ही उसके पीछे झूठ हो। लेकिन उस घेरने में तो देश की छवि खराब होती है, ये नहीं समझ में आता है। देश की छवि खराब हो ना हो, पता नहीं क्यों देश के नेता विपक्ष उस बात को नहीं सोच पा रहे हैं। अब देखिए ना भाई, हम इस बात को मना करते हैं कि सीज फायर नहीं हुआ, लेकिन उनकी पार्टी ने, उन्होंने आज तक भी यही रट लगा रखी है कि सीज फायर अगर जो कराया गया है तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कराया गया है। संसद में खड़े होकर के देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया, देश के विदेश मंत्री ने कह दिया, लेकिन उनकी बात सुनने के लिए तैयार राहुल नहीं भाई, है। हम दर्शकों से भी ये पूछ लेते हैं कि हमारे भी घर में आपके आस पड़ोस से, पड़ोसी से मान लीजिए विवाद हो गया, हमारे घर की लाइन क्या होगी, हमको क्या करना है, क्या ये पिताजी बताएंगे तो समझ आता है कि ऐसे भी समझ आ जाता है? मैं ये कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप का मामला है, लेकिन हमारे एक भारतीय होने के नाते, एक आम नागरिक या नेता या जो भी है आप कारोबार करते हैं, उसके नाते आपकी क्या जिम्मेदारी? प्रधानमंत्री कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नहीं कहेंगे तो राहुल भाई प्रकाश ये कहने लगेंगे कि अच्छा हम लोग हार गए, हमारे जेट गिर गए, हमारा ये कहने की बात है? या एक सिंपल चीज है, देश की लाइन डिफाइन होनी चाहिए, डिफाइन है, देश के साथ आप खड़े हैं या विपरीत हैं, ये समझने के लिए कितना दिमाग चाहिए? ये कहना बड़ा आसान होता है। देखिए, जब पहली सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी पहलगाम नरसंहार के बाद में, कि हम साथ हैं, क्योंकि इंतजार कर रहे थे कि देखिए रुकिए, अभी देखिए आगे होता क्या है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पूरी दुनिया को पता है, लेकिन क्या राहुल गांधी को नहीं पता है? या फिर जानबूझकर वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हमारे जो दुश्मन देश है वहां पसंद किया जाता है। उन्होंने कहा कि देखिए डेड इकोनॉमी है, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि भाई साहब आप हलफनामा दे रहे हैं कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं इसी इकोनॉमी लगातार, केवल राहुल गांधी नहीं, पूरा गांधी परिवार इसी इकोनॉमी में। तो आप मतलब खुद को जस्टिफाई कैसे करेंगे? ये देश की जनता जनार्दन, जिसका वोट आपको चाहिए, आपको बनना है प्रधानमंत्री, आपकी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि भाई राहुल जी को प्रधानमंत्री हमें बनाना है। इस बात को सोचिए, क्या आप ऐसी बात करके आपने एक बार ये नहीं पूछा कि पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट्स गिरे? जैसे हमारी क्यूरियोसिटी होगी कि हमको ये जानना था कि पाकिस्तान का क्या क्या नुकसान हुआ। तो सरकार ने बताया जी 13 एयरबेस मार दी रे, ये एयर डिफेंस खराब कर दिया, ये कर दिया, हमें ये जानना था। आम भारतीय कोई भी जो जानना चाहेगा वो ये, राहुल भाई साहब हमारे भाई साहब हैं, इनकी कहीं लड़ाई हो गई तो हमको फर्क नहीं पड़ता इनको क्या हुआ, भैया आपने क्या किया, क्या क्या बर्बाद हुआ, यही तो होता है। अपने दिल को तसल्ली तो इसी बात से मिलेगी कि हम इसमें क्यों जाने। अरे भाई, युद्ध का सिंपल नियम है, ये सामान्य चीज है कि अगर दो लोग लड़ाई कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसने किसको कितना लात, जूता या थप्पड़ मारा। फर्क ये पड़ता है कि जमीन पर गिरा कौन पहले, कौन घुटनों के बल आया आपसे माफी मांगने, कौन घुटनों के बल गिरा और उसने कहा कि भाई साहब आप रहने दीजिए, अब मर जाएंगे। स्विमिंग पूल में नहा रहे थे शहबाज शरीफ और कहा, बताया गया कि भाई साहब एयर बेस पे मिसाइलें गिर रही हैं। आपको लगता है कि भारत को पाकिस्तान के लिहाज से या उस लिहाज से भारत कहीं किसी तीसरे देश में जाएगा कि भाई साहब हमारा पंचायत करा दो? वो देश जहां पर लगता है पाकिस्तान में हर दूसरे दिन कोई अननोन गनमैन घूम रहा है, वो CIA और अमेरिका ये कह रहे हैं कि जी रॉ दुनिया भर में ऑपरेशंस चला रही है, गोपनीय ऑपरेशन चला रहा है। इस देश में बैठे लोगों को लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन आकर के कह देगा तो भारत ऑपरेशन रोक देगा। तो आपको अपनी सरकार, अपनी सेना पर भरोसा नहीं है, इससे शर्मिंदगी की बात देश के नेता विपक्ष के लिए और क्या होगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो आप ऐसा कहते ही नहीं। देखिए, पहले दिन से हमारे देश की सेना या फिर हमारी सरकार वो एक बात कह रही है कि भाई साहब आपकी सरकार में जो कुछ हुआ उसके बाद में 1 इंच भी जमीन नहीं गई। ये बात तो संसद में खड़े होकर के भाई कह रहे हैं, जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं या फिर जो सरकार में मंत्री हैं, वो इस बात का जवाब दे रहे हैं। आप कैसे, लेकिन किसी बात को कैसे मानेंगे? यही तो फॉरम होता है भाई। आपने पूछा, सदन पटल पे आपको जवाब मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप लगातार झूठ बोले जा रहे हो, तो पूछ तो लिया सुप्रीम कोर्ट। लेकिन बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा बड़ी समझने वाली बात है कि भाई अगर आप देश प्रेमी हैं तो आपको ये बात तो समझनी पड़ेगी। इससे बड़ी बात क्या होगी? देखिए, इससे बड़ी बात और क्या होगी? जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। देश का सुप्रीम कोर्ट भी आपके देश प्रेमी होने पे संदेह जता रहा है। वो इसलिए क्योंकि देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर से पहले डोकलाम विवाद हुआ, आपने क्या कहा?
उसके बाद में जो वहां के राजनयिक हैं, आप उनसे रात को मिलने के लिए जाते हैं। डिनर पे जा रहे हैं। जिस समय दो देश की सेनाएं आमने सामने हैं, आप गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। और कम से कम आकर के बताइए तो सही, बाकायदा आप प्रेस वार्ता करते हैं, कुछ भी मुद्दा ऐसा होता है तो आप आकर के बताते हैं कि हमने भाई किस गंभीर मुद्दे पर बात की है, कम से कम देश की जनता को। और किस हैसियत से आप जाएंगे नहीं मिलने के लिए चीनी राजदूत से? क्या है, किस हैसियत से आपको मिलना चाहिए भाई? उस समय तो आप नेता विपक्ष भी नहीं थे। क्या, क्यों जाएंगे आप? क्या मामला है? और दूसरा, जिस तरह की भाषा, जिस तरह की लाइन हर बार आप लेते हैं, आपको याद होगा जब एयर स्ट्राइक हुआ था, ऑपरेशन बंदर, जब एयर स्ट्राइक हुआ उस पर भी आपने पूछा कि नहीं कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि वहां तो कौवे मरे। सीधा सवाल आप इशारों में, अरे भाई प्रधानमंत्री छोड़िए, देश के रक्षा मंत्री को छोड़िए, लेकिन सेना जब सामने से कह रही है, सेना कह रही है कि हमने ये ऑपरेशन था, जो भी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव से हमने पूरा कर लिया, फिर भी कांग्रेस आज क्या कह रही है? कांग्रेस हमसे ये पूछ रही है कि आप ये बताओ जेट्स कितने गिरे। ये जेट वाली कहानी जानना कौन चाहता है? पाकिस्तान कह रहा है कि हमने 5 राफेल गिरा दिए, 10 राफेल कर दिए। पाकिस्तान के लोगों से पूछा जा रहा है विदेशी मीडिया में कि भाई साहब किधर है राफेल का, कुछ है? तो नहीं, वो तो उनके सोशल मीडिया पर चल रहा है। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि आपके दिए गए बयान को दुश्मन अगर अपने प्रोपेगेंडा का हिस्सा बना रहा है, तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस तरफ जा रहे हैं? छोटा नेता नहीं, देश का नेता विपक्ष, अगर उसके बयान को दुश्मन देशों में कोट किया जा रहा है कि देखिए कोट, वो यूनाइटेड नेशन में कोट करते हैं। देखिए यही अपने आप में बड़ी विडंबना वो है, यूएन में कोट करते हैं कि देखिए आप कर क्या रहे हैं या फिर आप करना क्या चाहते हैं। एसआईआर को लेकर के कि देखिए हमारे पास में एटम बम है। राजनाथ सिंह जी ने कहा बताइए ना एटम बम है तो फिर फोड़ दीजिए, कब फोड़ेंगे, किसका इंतजार कर रहे हैं? सबसे अजीब बात देखो राहुल भाई, उसी ईवीएम से आप चुन करके पहुंचे हैं, उसी चुनाव आयोग से पहुंचे हैं, लेकिन आप जहां चुनाव हारते हैं आप कहते हैं कि जी ये इलेक्शन कमीशन खराब है, इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया खराब है। मुझे दर्शकों एक सिंपल बात बताना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर इस तरह से इलेक्शन रिग्ड कर रही है, तो फिर मुझे इस बात का लॉजिक दीजिए कि फिर बीजेपी 2040 पर ही क्यों रुकी? 400 का नारा देने वाला 300 कर लेती है, कुछ नहीं 272 कर लेती, कम से कम पूर्ण बहुमत यही कर लेती, बन जाती। 240 पे अटकने का क्या मामला है? एक उसको लेकर भी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में धांधली हुई है। बताइए। लोकसभा चुनाव से लेकर के जितने भी विधानसभा चुनाव बीच में हुए, जहां बीजेपी या फिर एनडीए की सरकार बनी, उनका ऐसा कहना है कि हमारे पास में सबके सबूत हैं। तेलंगाना में वो फटेगा तो फिर क्या होगा? तेलंगाना कह रहे चुनाव आयोग नहीं बचेगा। तेलंगाना में वही तो दिक्कत है। झारखंड में कौन समझाए उन्हें कि भाई साहब आप कह क्या रहे हैं? झारखंड में तो उनकी सरकार बनी, देखिए तेलंगाना में उनकी सरकार बनी, जम्मू कश्मीर में। तो अगर रिग्ड करना, अरे भाई साहब ये बताओ, जिस अमेठी में आप 2019 हार जाते हो और भाग जाते हो, वहां से वायनाड चले जाते हो, उसी अमेठी से कांग्रेस फिर क्यों जीत जाती है? वो भी थोड़े मोड़े अंतर से नहीं, इतने बड़े अंतर से। वहां एक बड़ी नेता हार जाती है, मिनिस्टर हार जाती है सरकार की। अगर इतना ही ये सब मैनेज्ड है तो अमेठी आपको हराया जाता, आपको तो रायबरेली भी हरा दिया जाता कि चलो 2019 में भी हराया, 2024 में भी हराओ। ये सारा का सारा खेल क्यों हो रहा है दर्शकों? हम लोग अभी भी चर्चा कर रहे थे, वो बस इसीलिए देश की जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जो इस डेमोक्रेसी का आधार है, उन पर संदेह आ जाए। संदेह किनके मन में? जो कार्डर बेस है, जो वोटर उन्हीं का है, उनके मन में संदेह आ जाए, ओह हमारे नेता को हराने की कोशिश हो रही है। लेकिन फिर सोचिएगा कि जिस एसआईआर पर तेजस्वी यादव पीसी कर रहे हैं गलत इपिक नंबर के साथ, वो तेजस्वी यादव उसी चुनाव आयोग, उसी ईवीएम के जरिए चुन करके उस विधानसभा में बैठे। सवाल है कि क्या राहुल भाई विपक्ष के पास, अब विपक्ष ये मान चुका है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हरा सकना मुश्किल है, और जब उसको हार का अंदाजा पहले हो जाता है तो हर बार यही ड्रामा। क्योंकि देखो लोकसभा के बाद ये चीजें कुछ महीनों के लिए रुकी, लेकिन जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए, इनको समझ में आ गया कि जनता इनके झूठ को समझ चुकी है और जनता फिर से दूसरी तरफ जा रही है। और यही कारण है कि ये ड्रामा फिर से शुरू हो गया कि चुनाव आयोग बीजेपी को चुनाव जिता रहा। देखिए जिस दिन रिजल्ट आए थे लोकसभा चुनाव के, बाकायदा राहुल गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ने, जो दिग्गज नेता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, पत्रकारों से बात करते हुए ये बात कही, देखिए लोकतंत्र की जीत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी दिन जनता को संबोधित करते हुए ये बात कही थी कि ये ऐसे नतीजे हैं, विपक्ष भी खुश है, हम भी खुश हैं। भाई हम खुश इसलिए हैं, हमारी सरकार बन रही है, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। विपक्ष इसलिए खुश है क्योंकि उनके पास में नंबर्स हैं, उनके पास में जो
पिछले 10 सालों में नहीं हुआ। अब इनको क्या लग रहा है कि 99 से ज्यादा नहीं हो सकता, और इसलिए ये सारा जिस तरह की भाषा का ये इस्तेमाल कर रहे हैं उसको देख करके तो यही कहा जा सकता है कि इनके दिमाग में ये बात सेट हो चुकी है कि हमारे लिए कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि देखिए, अभी आप एटम बम की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने तो उससे पहले खुद ही एटम बम फोड़ दिया। आप कह रहे हैं कि 2020 में जब किसान आंदोलन चल रहा था, अरुण जेटली जो इस दुनिया में नहीं है, राहुल गांधी को धमकाने के लिए आए थे, ये कहने के लिए आए थे कि देखिए आप किसानों का साथ मत दीजिए, नहीं तो फिर आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। भाई, जब आदमी झूठ बोलने लगता है, जब उसकी सारा सिस्टम का हिस्सा झूठ ही है, तो फिर उसको पता ही नहीं लगता है कि वो कौन सा झूठ किस हिसाब से बोले कि कैलकुलेशन कम से कम मिले। अब बताइए, 2019 में अरुण जेटली साहब का देहांत हो जाता है, फार्म लॉस 2020 में आते हैं, उसके बारे में राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमको अरुण जेटली आकर के धमका करके चले गए। उनके बेटे हैं अरुण जेटली के, पूरी बीजेपी कह रही है भाई साहब ये तो गजब है, माफी मांगो कम से कम। राहुल गांधी के साथ दिक्कत ये है कि राहुल गांधी को अब ये लगने लगा है कि वो जो बोलते हैं वही अडिग सत्य है। अच्छा, माफी मांगने के लिए भी तैयार नहीं है। हाँ। कहते कि मैं तो राहुल गांधी हूँ, राहुल सावरकर नहीं हूँ, हम माफी वीर नहीं है। अरे भाई, उनके शब्दों पर गौर तो कीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, उन्होंने कहा कि उस समय भी हमने अरुण जेटली को धमका दिया। अरे कैसे धमका दिया भाई साहब? आप एक सांसद थे उस समय, आप तो नेता विपक्ष भी नहीं थे, पार्टी के अध्यक्ष भी नहीं थे, उपाध्यक्ष भी नहीं थे। और राहुल भाई, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब नेहरू की चर्चा होती है तो अरुण जेटली, मेरे भाई नेहरू की चर्चा नेहरू की नीतियों की वजह से होती है, जो उनके फैसले हुए, जिस पर देश आज भी बहुत सारे मामलों में भुगत रहा है, केवल नीतियों पर बात होती है। नेहरू जी के कैरेक्टर पर, नेहरू जी की कहानी और वो किसी को धमका रहे थे, ये सब कहानी नहीं कोई बताता है। लेकिन आप सीधा ये बोल रहे हो कि कोई आदमी का देहांत 2019 में हो गया, और आप 2020 की बात करते हुए कह रहे हो कि फलाना आदमी आकर के हमको धमका रहा था। इसीलिए लोग आपसे सवाल पूछते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल भाई कहा है कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 स्क्वायर मीटर जो है किलोमीटर जमीन कब्जा लिया? इस जानकारी का स्रोत क्या है? क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है? अगर आप सच्चे भारतीय, जैसा हम लोगों ने पहले भी कहा कि है, तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी का राहुल भाई कहना था कि अगर वो कुछ कह ही नहीं सकते तो उनके नेता प्रतिपक्ष होने का क्या फायदा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सवाल संसद में क्यों नहीं पूछते, सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणियां क्यों करते हैं। अब आप ये बताइए, जो वकील साहब हैं, वकील साहब को लग रहा है कि केवल बोलना, केवल बोल देना प्रतिपक्ष के नेता की जिम्मेदारी है, कुछ भी बोलना। तो वो कह रहे हैं जज साहब कि भाई साहब सोशल मीडिया पर क्यों लिख रहे हैं, जो पूछना है इस देश की संसद में पूछें। और वो भी लिखा है कि जब सीमा पर विवाद चल रहा है तब इस तरह की बात आप कैसे कर सकते हो। और इस सब तरह की बात सामान्य जगह से नहीं आई है, ये कोई फैसला नहीं है, ये कोई जजमेंट नहीं है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है तो उन टिप्पणियों पर बड़ी चर्चा होती है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो इस तरह का सवाल ही नहीं पूछते। और देखिए, ये बात इसलिए भी तो जरूरी है। आप क्या कह रहे हैं? आप लगातार ये पूछ रहे हैं कि कितने आपके फाइटर जेट्स गिरे। आप कह रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। यही नहीं, आपने तो ये भी कहा कि चीनियों ने हमारे सेना के लोगों को मारा पीटा, ये बयान दिया है आपने। तो ये देखिए कि आप ये साबित करने पे तुले हुए हैं कि जो चीन की सेना है भाई, वो हमारी सेना से ज्यादा मजबूत है। और ऐसा करके आप कौन सा संदेश और किसको संदेश देना चाहते हैं भगवान जाने। हमारी सेना का मतलब कमजोर है। अच्छा राहुल भाई, ये बताओ, किसी भी देश के नेता के लिए, सामान्य नेता के लिए, चाहे घर परिवार ले लो, आप अमीर हैं गरीब हैं छोड़ दीजिए, घर में बात ऐसी होनी चाहिए जिससे हर परिवार वाले का मोरल अच्छा रहे, कि बात ऐसी हो कि हम पहले ही बता दें कि नहीं हम तो किसी लायक ही नहीं। राहुल गांधी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश की सेनाओं के लिए हाल फिलहाल में और पहले भी करते रहे, उसमें तो कहीं नहीं लगता है कि लगता है कि पता नहीं भारतीय सेना मजबूत है नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी चौथी सेना हम रखे हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी की टिप्पणियां ऐसी आ जाती हैं जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ये बयान आप देंगे कैसे। राहुल गांधी का हालिया व्यवहार जो SIR को लेकर है, जिसमें वो लगातार यही सब बातें कर रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है धांधली करा रहा है, इवन धमका रहे हैं कि चुनाव आयोग के जो रिटायर हो गए अधिकारी हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये भाषा किस तरह की? सवाल है कि उसी सिस्टम, उसी तौर तरीके से आप संसद पहुंच रहे हैं, पूरा परिवार संसद में। सेना भारतीय सेना है और उसकी बहादुरी पर भाई देखिए, भारतीय होने के नाते हम तो शक नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग हैं जो इस तरह का शक पैदा करते हैं, क्यों? देखिए, आप ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए, उस समय लड़ने वाला कौन था? हमारी सेना थी।
उसने शौर्य का परिचय दिया, लेकिन नेतृत्व था इंदिरा गांधी जी के पास में। आज ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर की ताकत पूरी दुनिया ने देखी, हमारी सेना ने किया, ये हमारी सेना का शौर्य है, लेकिन नेतृत्व किसके पास? फैसला तो नेतृत्व भाई ही लेता है फैसला ना। तो नेतृत्व ही लेगा ना। जो सीसीएस की बैठकें हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा कि भाई हमारे अधिकारियों को, जो सेना है, सेना के अधिकारियों को खुली छूट है। आपने इस पर भी बवंडर कर दिया जब सेना के अधिकारियों ने ये कहा कि देखिए पहले हम जो हमारे टारगेट्स थे वो ज्यादा थे, लेकिन बाद में उन्हें कम कर दिया गया। उसके पीछे तथ्य हैं भाई, आप इस बात को तो ऑब्जर्व करेंगे, ये बात तो आप मानेंगे। जो हमारी सेना पहले दिन से, हमारी सरकार पहली दिन से ये कह रही है कि देखिए हमारे जो टारगेट्स थे वो केवल आतंकी ठिकाने थे, भाई वहां की सेना सिविलियन नहीं को थे, या वहां हाँ। के सिविलियंस को कोई क्षति ना पहुंचे, इसलिए हम वो प्लान तैयार कर रहे थे। लेकिन उस पर भी सवाल। अब आप ये दर्शकों हमें बताना आप कमेंट में कि जो भी देश में नेता या फिर जो लोग विदेशी बयानों को लेकर के उड़ रहे हैं कि ट्रंप ने ऐसा कह दिया, ट्रंप ने 35वीं बार कह दिया, सवाल है कि आपको और हमको ट्रंप के बयान से क्यों फर्क पड़ना चाहिए? ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं वो ट्रेड डील लेने के लिए कर रहे हैं, वो ब्लैकमेल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये करके शायद 100वीं बार बोल के वो ब्लैकमेल कर ले जाएंगे, तो उनकी गलतफहमी है। उनको कुछ लोगों ने गलत सलाह दे दिया है मौजूदा सरकार और भारत के मौजूदा विदेश नीति को लेकर। तो ट्रंप की गलतफहमी जिस दिन टूटेगी वो ठीक हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे नहीं रहने वाले। लेकिन जो नेता अपने यहाँ के, उनको तो ये समझना चाहिए कि भारतीय मिलिट्री जो है किस बात के लिए कैपेबल है, वो क्या कर सकती है। मैं एक सामान्य चीज के साथ ये वीडियो खत्म कर रहा हूँ। दुनिया ने पाकिस्तान के अंदर हुए तबाही, वहां के एयर बेसेस की तबाही, दुनिया के तमाम वेबसाइट्स ने, जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, उन्होंने उनके जो है सैटेलाइट इमेजेस जारी किए तमाम एयर बेसेस के, कि वहां ब्रह्मोस ने क्या तबाही मचाई। अब आप ये बताना कि दुनिया में भारत के खिलाफ तमाम तरह के प्रोपेगेंडा जब यूरोप से लेकर, चीन से लेकर, अब तो अमेरिका भी कर रहा है, तब दुनिया की एक एजेंसी बताना जिसने ये कहा हो कि ये भारत का एयरबेस है, ये भारत का ये सैन्य ठिकाना है, ये भारत की राजधानी है, यहाँ पर देखिए सैटेलाइट इमेज आफ्टर और बिफोर। ये आपने देखा है? नहीं देखा है। तो कारण बस इतना है कि पाकिस्तान ने कोशिश बहुत की, लेकिन इंडियन आर्म फोर्सेस ने एक भी उनका हमला जो है सफल नहीं होने दिया। और यही कारण है कि आपको पाकिस्तान के सैटेलाइट इमेजेस मिलेंगे, लेकिन हिंदुस्तान के नहीं मिलेंगे। ये बहुत सामान्य बात है जो किसी के भी समझ में आता है, लेकिन सवाल वही कि हमारे ही देश के नेता ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं।